हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स के इस वीडियो में बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोधों का संयोजन। किसका? प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करना है। सीरीज सीक्वेंस और पैरेलल सीक्वेंस में हम लोग प्रतिरोधों को समायोजित करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ना है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ना है और एक समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंद्र चंद क्लासेस। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं सेलों के संयोजन की। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यानी प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को कैसे जोड़ना है? तो देखो बेटा, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है सीरीज सीक्वेंस। किस क्रम में? सीरीज सीक्वेंस। ओके, सीरीज सीक्वेंस का मतलब होता है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। ओके, समझ में आ रहा है ना? श्रेणी क्रम। सेलों को किस प्रकार जोड़ना है? प्रतिरोध को सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। चलिए, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? जब क्या हो, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि पहले प्रतिरोध की पुच्छ दूसरे प्रतिरोध के शीर्ष से तथा दूसरे प्रतिरोध की पुच्छ तीसरे प्रतिरोध के शीर्ष से तथा दूसरे प्रतिरोध की पुच्छ तीसरे प्रतिरोध के शीर्ष से तीसरे प्रतिरोध की पुच्छ चौथे प्रतिरोध के शीर्ष से जुड़ा हो तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। जब पहले प्रतिरोध की पुच्छ यानी पीछे वाला सिरा उसका जो टेल होगा ये अटैच होगा इसके शीर्ष से, इसके हेड से, फिर इसका जो टेल होगा इसके हेड से, इसका टेल इसके हेड से। यानी समझ में आ रही बात कि T जुड़ा होगा किससे? H से, और फिर T जुड़ा होगा किससे? H से, फिर T जुड़ा होगा किससे? H से। ऐसा चलेगा। समझ रहे हैं ना बात? इसका T इसके H से। क्लियर? मान लेते हैं कि आपके पास क्या है? तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3 या R4, जो भी जितने भी लिखने चाहे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मान लेते हैं कि क्या है आपके पास? चार प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं? चार प्रतिरोध। एक प्रतिरोध R1, एक R2, एक R3, एक R4 है। ठीक है ना? ध्यान रहे जिनके सिरों पर विभवांतर V1, V2 और V3 और V4 हैं। क्लियर? समझ में आ रही है बात? इसकी सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V1, इस प्रतिरोध के सिरों पर V2, इस प्रतिरोध के सिरों पर V3 और इस प्रतिरोध के सिरों पर V4। समझ में आ रही है ना बात? चले देखिए, अब कर देते हैं, गंदा लग रहा है ना? ये हो गया R3, ये हो गया R4। समझ में आ रही बात? इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर विभवांतर V2, इसके सिरों पर विभवांतर V3 और इसके सिरों पर विभवांतर V4। समझ में आया? चलिए, होता क्या है? श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों में क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ध्यान रहे इसमें धारा क्या होगी? समान रहेगी। तो लिखेंगे माना R1, R2, R3, R4 के चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितने प्रतिरोध मैंने लिए हैं? चार प्रतिरोध। आप चाहो दो ले लो, आप चाहो तीन ले लो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो प्रोसेस करना है वही करना है, इतना समझ के चलिएगा।
क्या माना R1, R2, R3 व R4 के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनके विभव क्रमशः V1, V2, V3 व V4 हैं। क्या है? जिनके विभव V1, V2, V3 व V4 हैं तथा जिनमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है बात समझ में आई ना? अब बेटा अतः इस कंडीशन में क्या होगा? अतः तुल्य धारा, तुल्य विभवांतर निकालें। क्या? तुल्य विभवांतर किससे? ओम के नियम से आपने पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। भाई ओम के नियम में R इक्वल टू V अपॉन I, भाई R इक्वल टू V अपॉन I, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। V इक्वल टू IR। आप क्या करेंगे? पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1। समझ में आ रही है बात? दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 इक्वल टू IR2। तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या आएगा? V3 इक्वल टू IR3। चौथे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, भाई सेम प्रोसेस है। चौथे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR4। समझ में आई ना बात? कोई दिक्कत नहीं। चल रब कर देते हैं, नोट कर लिए। चलिए रब करते हैं। बेटा बात को समझेंगे। अब इसमें इतना विभवांतर, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? कुल विभवांतर या तुल्य विभवांतर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब n है तो प्लस डॉट 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 आपका चलते रहेंगे। V इक्वल टू V1 के स्थान पर, V के स्थान पर कितना है? IR। कितना है? IR अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, ये लिखा है V इक्वल टू IR। V1 के स्थान पर IR1 प्लस V2 के स्थान पर IR2 प्लस V3 के स्थान पर IR3 और प्लस V4 के स्थान पर IR4। क्लियर? अब I है, R है, इसमें से I कॉमन हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्लियर? अब I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी R इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है ना? यही है क्या? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्वेश्चन एक दे देते हैं, कहते हैं यदि 4 ओम तथा 9/12 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनको किस प्रकार जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तुल्य प्रतिरोध। तो R इक्वल टू आप जानते हैं कि R1 के स्थान पर ये वैल्यू, R2 के स्थान पर ये वैल्यू, R इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 ओम प्लस 9/12 ओम। क्लियर? यानी बार चौक 48, 48 और 9 57/12 क्या ओम। क्लियर? यही आपका हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। समझ में आई ना बात? चलिए अब अगली हेडिंग बात करते हैं हम लोग पैरेलल सीक्वेंस। किस क्रम में? समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए नंबर 2 है पैरेलल सीक्वेंस।
समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, कैसे करना है दोस्तों, इसमें ध्यान रहना चाहिए कि जब क्या हो, दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि उनके शीर्ष एक स्थान से तथा उनकी पुंछ एक स्थान से जुड़ी हो। क्या, जब उनके शीर्ष एक स्थान से और पुंछ किसी दूसरे स्थान से जुड़े हो तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम समायोजन। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात। क्या हो गया, ये आपके भैया तीन प्रतिरोध हो गए। ठीक है ना, ये आपके क्या हो गए, तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 ओम के तीन प्रतिरोध हो गए जो क्या है, से समांतर क्रम में जुड़े हैं। लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि उनका एक सिरा एक स्थान से तथा दूसरा सिरा दूसरे स्थान से, ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। देखो ये वाला सिरा जो है ना इस पॉइंट से जुड़ा है और ये वाला सिरा इस पॉइंट से जुड़ा है, तो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ये वाला किससे, इस स्थान से, ये वाला इस स्थान से, ये वाला इस स्थान से और ये वाला इस स्थान से। क्लियर, तो यानी जब प्रतिरोधों के शीर्ष एक स्थान से तथा पुंछ किसी दूसरे स्थान से जुड़े हों तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के समायोजन को समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। बात समझ में आई ना। अब इस कंडीशन के लिए ध्यान रखना है बेटा, ध्यान क्या रखना है कि इस कंडीशन में प्रतिरोधों के विभव समान होते हैं। क्या होते हैं, विभव समान होते हैं। ठीक है ना, और इनमें धारा क्या होगी, I1, I2 और I3। धारा का मान क्या होगा, बदलता रहेगा। समांतर क्रम में धारा का मान बदलता रहता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे, माना R1, R2 व R3 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं, जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं तथा जिनके विभव भी समान हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हम ओम के नियम से जानते हैं। अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से तुल्य धारा, ओम के नियम से तुल्य धारा, तुल्य धारा I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। I इक्वल टू V अपॉन R, भाई R इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू R, तो यहां से I इक्वल टू V अपॉन R। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो अब करना क्या है दोस्तों, पहले प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, पहले प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई ना। चलिए ग्राफ रफ कर देते हैं और समझेंगे आगे बात। बोर्ड छोटा है इस वजह से प्रॉब्लम होती है, जब तक कोचिंग हम लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बेटा हम लोग भाई सहना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी, है ना। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बस और क्या दिक्कत है। कुल धारा I इज इक्वल टू, भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन की कंडीशन में हम लोग कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना भाई। लॉकडाउन का पालन भी करना है और बचना भी है, सबको भी बचना है कि नहीं। I इज इक्वल टू कुल धारा क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I इज इक्वल टू I1 के स्थान पर, I के स्थान पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, I के स्थान पर V अपॉन R इज इक्वल टू I1 के स्थान पर V अपॉन R1
प्लस I2 के स्थान पर V अपॉन R2 प्लस I3 के स्थान पर V अपॉन R3। क्लियर? तो यहां से V अपॉन R सब में भी कॉमन बचेगा क्या? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर? यहां से B से भी कैंसिल, यानी आपके पास आया क्या? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आ रहा है ना? तो यही क्या है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। अगर दो प्रतिरोध होंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन R। भाई चाहो तो फार्मूला भी बना लो, 3 प्रतिरोधों के लिए बना लो। यहां से तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू हर बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? R1 R2 और R3 प्लस इसमें क्या हो जाएगा? R1 R3 प्लस 1 अपॉन R ना, प्लस इसमें हो जाएगा R1 R2 अपॉन का R1 R2 R3। क्लियर? यहां से क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये आपका क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम में फार्मूला। तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम में फार्मूला। ओके गाइस, समझ में आया ना? ध्यान रहे कि जो आपका घरों में वायरिंग होती है उसमें क्या करते हैं? समांतर क्रम में प्रतिरोधों को समायोजित करते हैं। समांतर क्रम में इसलिए समायोजित करते हैं क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है बेटा? घट जाता है। क्या होता है? समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा तो धारा ज्यादा बहेगी। क्या होगी? धारा ज्यादा बहेगी। और क्या होगा? श्रेणी क्रम में क्या होगा? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या होगी? धारा कम बहेगी। इसीलिए घरों में वायरिंग करते समय हम क्या करते हैं? समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं, यानी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, तार को क्या करते हैं? एक को एक स्थान से दूसरे को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं, ऐसे, है ना? तो क्या होता है? समांतर क्रम में उनको समायोजित किया जाता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है और धारा आसानी से प्रवाहित हो पाती है। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपका सिलेबस छूटने ना पाए और एक एक पॉइंट आपके क्लियर होते चले। जब बेल आइकन दबा देंगे तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें दोस्तों। ओके गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। पढ़ें, खूब पढ़ें, घर पर पढ़ें और सुरक्षित रहें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।